टॉपिक है IAS 36 इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों का फर्क समझ लेते हैं, यानी इम्पेयरमेंट होती क्या है और डेप्रिसिएशन क्या होती है। सही है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। यानी डेप्रिसिएशन एक ऐसा मेथड है या ऐसा सिस्टम है जिससे आप अपने नॉन करंट एसेट की जो कॉस्ट होती है या जो यूजेज कॉस्ट होती है वो इसकी यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करते हो। और डेप्रिसिएशन हमेशा एक सिस्टम फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है? एक सिस्टम फॉलो करती है। सही है। और यूज के हिसाब से हम अक्सर डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव आईफोन। सही है। तो उसकी 100% बैटरी हेल्थ है। अगर मैं उसको दिन में 2-2 घंटे चलाऊंगा तो वो उसकी बैटरी हेल्थ 5 साल चलेगी। और अगर मैं वही आईफोन दिन में 10-10 घंटे चलाऊंगा तो वो आईफोन शायद 1 साल 1.5 साल उसकी बैटरी लाइफ हो। तो डेप्रिसिएशन का भी यही सीन है, जितना एक्सट्रीम यूज करोगे ना उतना ही उसकी लाइफ कम हो जाएगी, जल्दी खत्म हो जाएगी। और जितना स्लो यूज करोगे, सस्टेन करोगे, उतना ही उसकी लाइफ या लॉन्ग लास्ट करेगी। ठीक है। तो किसी भी एसेट को अगर कोई फर्म एक्सट्रीमली यूज करता है तो वो उसकी लाइफ जल्दी खत्म हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी जल्दी खत्म हो जाएगी। या अगर कोई स्लो स्लो यूज करता है तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा टाइम तक रहेगी, ज्यादा ईयर तक वो हमें बेनिफिट्स देगा। तो ये एक पैटर्न है। तो डेप्रिसिएशन यूजुअली एक सिस्टम फॉलो करती है, वो डिपेंड करता है यूजेज पैटर्न के उसको। ठीक है। और इसको हम डेप्रिसिएशन को अ ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स। और सही है। तो मतलब उसको हम रिकॉर्ड करते हैं यूजेज के हिसाब से, करंट ईयर के रेवेन्यूज माइनस करंट ईयर एक्सपेंसेस। अब इम्पेयरमेंट क्या होता है? अ सडन फॉल, अ सडन फॉल, अ सडन फॉल, अ सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ अ नॉन करंट एसेट्स। अचानक से मेरे एसेट की वैल्यू खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त ने नई इलांट्रा ली। वो कोरंगी से जा रहा था, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। अब एक कार की वैल्यू क्या थी? 70 lakhs। आफ्टर एन एक्सीडेंट उसकी इम्पेयरमेंट, मतलब उसकी वैल्यू में सडन फॉल आ गया। वो 40 लाख की हो गई, 50 लाख की हो गई। तो एक्सीडेंट ऑफ अ कार से उसकी वैल्यू सडन फॉल हो गई। अब मेरे पास आईफोन है, नया लेता हूँ। सही है। तो अचानक से उसका कैमरा टूट जाता है, स्क्रीन टूट जाती है, तो उससे जो उसकी एसेट में वैल्यू की डिक्रीज आएगा वो इम्पेयरमेंट कहलाएगी। सही है। वी नेवर बुक इम्पेयरमेंट डायरेक्टली, देयर आर सम हिंट्स। और हम कभी भी इम्पेयरमेंट को डायरेक्टली बुक नहीं कर लेते कि भाई इसकी वैल्यू कम हो गई। इम्पेयरमेंट से कुछ हिंट्स होते हैं या कुछ डाउट्स होते हैं जिसकी वजह से फिर हम उसको इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं कि हाँ भाई ये इम्पेयरमेंट है या नहीं है। सही है। तो पहला चीज क्या होती है कि हमें हिंट मिलता है, इंडिकेशन मिलती है कि भाई इम्पेयरमेंट हुई है या इम्पेयरमेंट ऐसा हमें लग रहा है। फिर दूसरा हम क्या करते हैं? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं कि हाँ भाई इम्पेयरमेंट हुई है या वाकई ऐसे ही कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे। तो जब इम्पेयरमेंट कंफर्म हो जाती है तो हम उसको एज एन इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्योंकि इम्पेयरमेंट एक लॉस है ना, कि आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। और हिंट्स का मतलब इंडिकेशंस होते हैं। अब कुछ हिंट्स इंटरनल होते हैं और कुछ हिंट्स एक्सटर्नल होते हैं। अब हिंट्स को हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसेट की कॉस्ट कितनी है? एग्जाम्पल, एसेट की कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपीज। और उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर का उसका डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हो जाएगा स्ट्रेट लाइन से? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स इज यूजफुल लाइफ। तो डेप्रिसिएशन चार्ज कितना आएगा? 1 ईयर, ओ सॉरी 10,000। और उसका नेट बुक वैल्यू कितना रह जाएगा? 90,000। क्योंकि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू आता है। तो नेट बुक वैल्यू कितनी? 90,000। सही है। अब साल के शुरू में एसेट था 1 लाख रुपए का,
और साल के एंड में एसेट है 90,000 रुपये का। तो हमें लग रहा है कि एसेट की वैल्यू में कुछ चेंजेस हुई हैं। तो जब भी एसेट की वैल्यू चेंज होती है, कम होती है या डेप्रिशिएट भी हम उसको करते हैं, तो हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं, और ये कॉस्ट मॉडल होता है। कॉस्ट मॉडल में इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है। सही है। व्हेन वी गेट इम्पेयरमेंट, सो वी डू इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। अब उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है? वी कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट। वी कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस का क्या मतलब है? कि इस एसेट की जो रिमेनिंग लाइफ है, इससे मैं कितना बेनिफिट उठाने वाला हूं, उसको मैं एक अमाउंट में बता दूं। सही है। और रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? आपके सामने लिखा हुआ है, इज द मैक्सिमम बेनिफिट। रिकवरेबल अमाउंट इज द मैक्सिमम बेनिफिट, यानी मैक्सिमम फायदा जो आप उससे उठा सकते हो, वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट। सही है। तो रिकवरेबल अमाउंट के दो फायदे होते हैं, या दो तरीके होते हैं जिससे हम निकालते हैं। तो एक वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे आपका एसेट मार्केट में बिक रहा होता है। और वैल्यू इन यूज, मतलब एक तरीका क्या है कि आप एसेट को बेचो, और एक तरीका क्या है एसेट को बेचो नहीं। अगर आप एसेट को बेचते हो तो 60,000 मिलते हैं। अगर आप एसेट को नहीं बेचते तो आपको 70,000 का वो कैश फ्लो जनरेट करके दे रहा है, या 70,000 का बेनिफिट दे रहा है। सही है। तो क्योंकि हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके ऊपर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, तो उनको मद्देनजर रखते हुए हम, या IAS 36 को मद्देनजर रखते हुए हम इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं। तो मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यानी उसकी मार्केट में वैल्यू है 62,000, और इसको सेल करने का एक्सपेंस कितना है उसको माइनस करके वो हमारी फेयर वैल्यू हो जाती है। और दूसरी होती है वैल्यू इन यूज। अगर हम एसेट को यूज करते हैं तो उसकी कितनी वैल्यू होती है। अब रिकवरेबल अमाउंट एक होती है, लेकिन ये तो दो है। सही है। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मार्केट वैल्यू को और प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करके हम उसका एवरेज ले लें, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। तो IAS 36 कहता है कि विच एवर इज हाइयर, वी टिक वी टेक इट एज अ रिकवरेबल अमाउंट। इन, चाहे वैल्यू इन यूज ज्यादा हो या मार्केट वैल्यू ज्यादा हो, तो जो ज्यादा होगा हमें वो वैल्यू अपने टेस्टिंग में उठानी है। रिकवरेबल वैल्यू वो हमारी हो जाएगी। अब स्टेप 2 में क्या है? नाउ वी कंपेयर नेट बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो गई थी हमारी? विच एवर इज हायर, 70,000 रिकवरेबल अमाउंट। मार्केट वैल्यू 60,000 थी, रिकवरेबल अमाउंट 70,000 थी, तो हम क्या ले लेंगे? 70,000, क्योंकि मैक्सिमम बेनिफिट कितने का मिल रहा है? 70,000 का। सही है। अब स्टेप 2 में, ये था स्टेप 1, रिकवरेबल अमाउंट को फाइंड करना, उसको डिटरमाइन करना। और स्टेप 2 में क्या होता है? रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना उसकी नेट बुक वैल्यू से। सही है। तो वी आर शोइंग 90,000 टू अवर शेयर होल्डर्स बट गेटिंग बेनिफिट ऑफ 70,000। नेट बुक वैल्यू कितनी है? अभी ऊपर देखा था, फर्स्ट ईयर में नेट बुक वैल्यू कितनी थी? 90,000। कितनी थी? 90,000। और अभी हमने रिकवरेबल वैल्यू निकाली है, वो कितने की है? 70,000। तो यहाँ पे हो गया ना मसला, कि भाई हमारे एसेट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 70,000 होनी चाहिए, और हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 90,000 रिकॉर्ड किए। तो IAS 36 कहता है कि भाई ये तो आप अपने एसेट्स को ओवर स्टेट कर रहे हो। एसेट्स शुड नॉट बी ओवर स्टेट। इज दिस इज टू गुड टू रिपोर्ट 90,000? अब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की है तो इससे पता चल रहा है कि 20,000 की वैल्यू और कम हुई है। 20,000 की वैल्यू और कम हुई है। सो इट इज मैंडेटरी टू रिकॉर्ड लॉस ऑफ इम्पेयरमेंट अकॉर्डिंग टू द IAS 36। IAS 36 बोल रहा है आपके एसेट की वैल्यू सडनली फॉल हो रही है, तो उस लॉस को आपको रिकॉर्ड करना है एट एनी कॉस्ट। आप अपने एसेट्स को ओवर स्टेट नहीं कर सकते, ना ही अपने प्रॉफिट्स को ओवर स्टेट करते हो।
अगर इम्पेयरमेंट लॉस हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो वो ओवरस्टेट कर देगा प्रॉफिट को भी और एसेट को भी। Every loss incurred is an expense. Expenses are recorded in income statement. To set off the double entry, we credit the property, plant and equipment by 20,000. तो जब भी इम्पेयरमेंट लॉस होता है उसको हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? एक्सपेंस डेबिट होता है और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो क्रेडिट होता है। ये इनकम स्टेटमेंट में होता है और ये बैलेंस शीट में होता है। सही, डबल एंट्री बैलेंस होगी। अब यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई एक एसेट था 1 लाख रुपए का, 1 साल उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई और उसकी नेट बुक वैल्यू होगी 90,000 रुपए की। अब हमें इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी है तो सबसे पहले हमने क्या किया, रिकवरेबल अमाउंट को डिटरमाइन करना है। तो रिकवरेबल अमाउंट दो तरीकों से डिटरमाइन होती है। एक तरीका क्या है, प्रेजेंट वैल्यू इन यूज या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस या वैल्यू इन यूज जिसको हम कहते हैं। तो वो कितनी है, 70,000 है। और फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कि हमारा एसेट नेट कितने में बिकेगा। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या है, जो ज्यादा बेनिफिट दे, विच एवर इज द हायर बिटवीन टू, उस अमाउंट को हम रिकवरेबल अमाउंट कंसीडर कर लेंगे, विच इज 70,000। तो भाई 90,000 नेट बुक वैल्यू थी, 70,000 का बेनिफिट मिल रहा था, रिकवरेबल अमाउंट थी। तो लॉस 20,000 रुपये का बोल हो रहा था, तो IAS 36 बोलता है कि यू हैव टू रिकॉर्ड इट। रिकॉर्ड कर लिया। सही है। अब एक चीज और करते हैं। अब जैसे कि ये 70,000 है, अज्यूम कि रिकव वैल्यू इन यूज 70,000 नहीं हो, 65,000 हो जाए, तो क्या होगा? तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो क्या पड़ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इम्पेयरमेंट लॉस पे और वैल्यू ऑफ एसेट पे? तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी भी है। वंस वी इम्पेयर और रीवैल्यू द एसेट, the value of asset changes. So the depreciation charge after revaluation, the impairment loss will be on new value of asset. अच्छा, सॉरी। तो ये है कि जब आप अपने एसेट को इम्पेयर कर लेते हो या रीवैल्यू कर लेते हो, तो जो अगले साल डेप्रिसिएशन लगती है ना, वो रीसेंट वैल्यू पे लगती है, या जो प्रीवियस न्यू वैल्यू होती है उस पे डेप्रिसिएशन लगती है। न्यू वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। जैसे अभी न्यू वैल्यू मेरी कितनी थी, 70,000 थी आफ्टर इम्पेयरमेंट, और रिमेनिंग लाइफ कितनी थी, 9 ईयर्स। तो अब डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर कितना हो गया, 7,778। सही है। अब डेप्रिसिएशन चार्ज भी निकाल लिया। अब देखते हैं, अब वो वाली बात आ गई जो मैं थोड़ा पहले बोल रहा था। नाउ लेट्स इमेजिन फ्यूचर वैल्यू इन यूज इज 65,000। पहले कितनी थी, 75,000 थी। अब कितनी हो गई, 65,000 हो गई। यानी रिकवरेबल अमाउंट कम हो गई, बट स्टिल ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। सही है। तो अभी भी 65,000 को ही हम कंसिडर करेंगे। नाउ वैल्यू इन यूज ऑटोमेटिकली डिक्रीज। पहले 70,000 रुपये का फायदा हो रहा था, अब 65,000 रुपये का हो रहा है। सही है। तो मार्केट वैल्यू विच विच एवर इज हायर, सो द रिकवरेबल अमाउंट इज 65। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, मार्केट वैल्यू और वैल्यू इन यूज में से जो सबसे ज्यादा होगा हम उसको उठाएंगे। सही है। तो अब नेट बुक वैल्यू कितनी थी, 90,000 थी। रिकवरेबल फर्स्ट स्टेप तो क्लियर होगा ना, कि भाई रिकवरेबल अमाउंट 65,000। अब नेट बुक वैल्यू तो वही 10,000, डेप्रिसिएशन चार्ज की नेट बुक वैल्यू बन गई 90,000। रिकवरेबल वैल्यू कितनी है, 65,000। तो अब लॉस कितना इनकर हुआ, 25,000 रुपये का। कितना लॉस इनकर हुआ, 25,000 रुपये का। पहले लॉस कितने का हुआ था, 20,000 रुपये का हुआ था। सही, एक जीरो में ऐड कर देता हूँ, गलती से नहीं किया। 20,000 रुपये का हो गया था। तो अब क्या समझ में आया? सही है। अब ये समझ में आया कि जब भी आपकी वैल्यू इन यूज वैल्यू इन यूज कम होगी, जब भी आपकी वैल्यू इन यूज कम होगी, तो आपकी रिकवरेबल अमाउंट भी डाउन जाएगी। whenever your recoverable amount goes down, your impairment goes up। पहले क्या होता है, वैल्यू इन यूज गोज डाउन, फिर रिकवरेबल अमाउंट गोज डाउन, फिर आपकी इम्पेयरमेंट लॉस बढ़ जाएगी। अब इम्पेयरमेंट लॉस कितने का है, 25,000 रुपये का। पहले कितने का था, 20,000 रुपये का था।
आई गेस आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ यूज बिकॉज ऑफ एनी रीजन इज इम्पेयरमेंट हिंट। और आपकी वैल्यू इन यूज कम हो रही है तो इसका मतलब क्या, ये एक हिंट है कि भाई आपका एसेट इम्पेयर हुआ है। सही है। तो आप इसको देखें, कोई मसला हो कमेंट करें। ठीक है। तो बस ये चीज याद रखनी है, जैसे मैं यहाँ से भी समझा देता हूँ, कि अगर वैल्यू इन यूज कम होगी ना, तो रिकवरेबल अमाउंट विल ऑल्सो बी फॉल। जब रिकवरेबल अमाउंट कम होगा, बेनिफिट आपका कम होगा, तो लॉस बढ़ जाएगा। बेनिफिट कम होगा, लॉस बढ़ जाएगा, बेनिफिट कम होगा, लॉस बढ़ जाएगा। ये याद कर लो आप। एसेट का जब बेनिफिट मिलना कम हो जाएगा, तो इम्पेयरमेंट लॉस बढ़ जाएगा। और ये जो टू स्टेप्स है ना, फर्स्ट रिकवरेबल अमाउंट को डिटरमाइन करना, और दूसरा है उसको नेट बुक वैल्यू से कंपेयर करना, इस चीज को कहते हैं इम्पेयरमेंट टेस्टिंग। और ये आईएएस 36 ने बताया। सही है। और जब इम्पेयरमेंट हो जाती है, इम्पेयरमेंट लॉस हो जाता है, तो उसकी डेप्रिसिएशन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, न्यू वैल्यू पे करते हैं। ये भी बता दिया। अब ये हिंट था, मतलब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था, कि जब भी रिकवरेबल अमाउंट नीचे जाती है, जब भी वैल्यू इन यूज नीचे जाती है, तो इसका मतलब क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस बढ़ जाएगा। और ये एक हिंट है कि भाई इम्पेयरमेंट हुई है। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है, सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। और वैल्यू इन यूज को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कि एक एसेट से मुझे फ्यूचर कैश फ्लोज ये मिलेंगे, और डिस्काउंट फैक्टर चल रहा है 10%, 20%, तो उसको डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू को टोटल करके सम करके हमारे पास वैल्यू इन यूज आ जाएगा। सही है। वेन एवर यूर फ्यूचर कैश फ्लोज गोज अप, सो यूर प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज गोज। अब मतलब पहले मुझे 30,000 था, 70,000 था, 90,000 था, कैश फ्लो ऊपर जा रहा है, कैश फ्लो का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू का भी नंबर बढ़ता जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू का भी नंबर बढ़ता जाएगा, और प्रेजेंट वैल्यू या वैल्यू इन यूज भी बढ़ती जाएगी। अब इसका उल्टा, वेन एवर फ्यूचर कैश फ्लोज गोज डाउन, मतलब पहले 90,000 होता, फिर 70,000 होता, फिर 30,000 होता, सो योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट गोज डाउन। तो ये बात भी समझ में आ गई। दैट्स ऑल्सो एन हिंट कि अगर आपके कैश फ्लोज कम हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, वैल्यू इन यूज ऑल्सो इज गोइंग डाउन। तो ये हिंट्स होते हैं, इम्पेयरमेंट के हिंट्स मिलते हैं फाइनेंस मैनेजर्स को, जो ये आईएएस के पे काम करते हैं, तो फिर वो इम्पेयरमेंट टेस्ट करते हैं। और एक बात और लिखी हुई है, वेन एवर करंट वैल्यू ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, इम्पेयरमेंट इज मस्ट। जैसे हमारी 90,000 वैल्यू थी, और रिकवरेबल अमाउंट कितनी थी, 70,000, यानी फायदा कम मिल रहा है और रिकॉर्ड मैंने ज्यादा किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, तब आपकी इम्पेयरमेंट मस्ट होती है। ठीक है। आई गेस यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने पहले शुरू में रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन की बात की थी। सही। फिर उसके बाद हमारे कुछ हिंट्स आए थे। इंटरनल हिंट्स क्या है, कार का एक्सीडेंट हो गया, चेंज इन द यूज ऑफ एसेट हो गया, 2 घंटे की जगह 5 घंटे मोबाइल यूज कर रहा हूँ। पहले मैं गाड़ी को हर रोज 100 किलोमीटर चलाता था, अब गाड़ी को हर रोज 1000 किलोमीटर चलाता हूँ। सही है। तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाएगी। अगर मार्केट में जब आप कोई चीज एसेट बेचने की बात करते हो ना, इसका मतलब क्या है, उसकी इम्पेयरमेंट हुई है या होने वाली है। अक्सर ऐसे होता है ना कि लोगों के पास पुरानी चीजें, मतलब नई चीजें आती है, तो वो पुरानी चीजें सेल करने की कोशिश करते हैं। वो क्यों सेल करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे नो कि भाई वो अभी इम्पेयर हो सकते हैं, या उनकी वैल्यू सडन फॉल कर सकती है। या कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, वो अक्सर एसेट्स को परचेज करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। वो भी एक हिंट होता है कि उनके पुराने एसेट्स की वैल्यू खत्म होती जा रही है या इम्पेयर होते जा रहे हैं, तभी तो हर बंद बार बार एसेट 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 परचेज करता हो जा रहा है।
सही है। अब एक्सटर्नल हिंट क्या होता है? चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, कि भाई पहले कोरोला एक्स थी, फिर 1.6 आई, फिर 1.8 आई। तो बेटर वर्जन आने की वजह से, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होने की वजह से आपका एसेट इम्पेयर हो जाता है। सही है। अब दूसरा है चेंजेस इन लीगल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सही है। जब आई गेस 2021 में यूएसए और चाइना का मसला हुआ था, जब वो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई पाबंदी लगाई थी, हुआवे वगैरह। तो इसमें क्या हुआ कि जो कुछ कंपनीज थी या यूएस में कुछ लोग ऐसे थे जो चाइनीज प्रोडक्ट पर डिपेंड करते थे, तो उनके लिए या उसकी वजह से तो चाइनीज कंपनीज के लिए इम्पेयरमेंट हो गई होगी, क्योंकि उनका सेल गिर गया होगा, उनके एसेट की वैल्यू या मार्केट वैल्यू उनकी कम हो गई होगी। या यूएस के जो कस्टमर्स हैं, हम जो वहां से जो रॉ मटेरियल लेते थे, उनके लिए एक सडन फॉल इन वैल्यू एक्सपीरियंस हुआ होगा। और इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट मैं यहाँ से समझाता हूँ। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ना, फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने 10% का रेट लगाया था, तो मैं अपने कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर रहा था 10% से। अब मैं डिस्काउंट करूंगा 20% से। इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज कम होता जाएगा, और वैल्यू इन यूज भी कम होता जाएगा। या आप न्यूमेरिकल कोई भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। जैसे मैंने ये 10% का डिस्काउंट फैक्टर लिखा हुआ है, आप इसी तरीके से 20% का डिस्काउंट फैक्टर इन्हीं कैश फ्लोज पे लगा लो। आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू एंड यूज भी कम हो जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और रेट ऑफ रिटर्न होता है। सही है। या इंटरेस्ट रेट आपके इन्फ्लेशन रेट को नलिफाई करता है। ये हो गया। सही है। कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट ग्रेटर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे 10,000 शेयर्स हैं, मेरे 10,000 शेयर्स हैं, और एक शेयर कितने का है? एक शेयर कितने का है? 50 रुपए का है। सही है। तो मेरी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 10,000 है ना? तो ये हो जाएगी 5 लाख। 10,000 × 50, ये कितनी हो जाएगी? 5 लाख। यानी मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है? 5 लाख है। ठीक है। तो मैं एक छोटी सी बैलेंस शीट यहाँ बना लेता हूँ। एसेट्स हैं मेरे पास 10 लाख के, 10 लाख के एसेट्स हैं। सही है। और मेरी इक्विटी है 7 लैक्स की, और लाइबिलिटी है 3 लाख की। और ये हो गए 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। और ये भी हो गए 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। अब देखो बैलेंस शीट में मैंने अपनी इक्विटी को कितने अमाउंट पे रिकॉर्ड किया हुआ है। बैलेंस शीट में मैंने अपनी इक्विटी को कितने अमाउंट से रिकॉर्ड किया हुआ है? 7 लैक्स से। कितने से रिकॉर्ड किया हुआ है? 7 लैक्स से। लेकिन मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 10,000। और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितनी? 50 रुपए की। तो मेरी इक्विटी की वैल्यू मार्केट के हिसाब से कितनी है? 50,000 रुपए की। मतलब मैं 50,000 या 5 लाख पे करके 100% ऑफ द कंपनी परचेज कर सकता हूँ। लेकिन मेरी बैलेंस शीट में कितना शो हो रहा है कि मुझे 7 लैक्स पे करने होंगे 100% इक्विटी के। तो इसका मतलब क्या है? मैंने अपनी इक्विटी को ओवर स्टेट किया हुआ है। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से ये भी पता लगता है कि आपने एसेट्स को अंडर या ओवर स्टेट तो नहीं किया हुआ। तो ये लास्ट वाला रीजन यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है। खैर ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इम्पेयरमेंट वगैरह सब।
सही है। और इम्पेयरमेंट टेस्ट जो होता है ना, चाहे वो कॉस्ट मॉडल हो या रिवैल्यूएशन मॉडल हो, दोनों में मस्ट है। इट इज मस्ट इवन इफ यू आर यूजिंग अ कॉस्ट मॉडल। ये दोनों मॉडल्स में मस्ट है। और इम्पेयरमेंट लॉस इज रियल जेन्युइन लॉस। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मेरी मोबाइल का स्क्रीन टूट गया, तो ये एक रियलिटी का लॉस है। सही है। और रिवैल्यूएशन, अगर आपके एसेट की वैल्यू रिवैल्यू होती है, मैंने एक चीज 10 रुपए की खरीदी थी, 15 रुपए की हो गई, ये तो अनरियलाइज्ड गेन है ना। मतलब मैं चाहूं इसको रिकॉर्ड करूं, चाहूं ना भी रिकॉर्ड करूं। मतलब हमने ये पहले भी काफी पढ़ा होगा कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि जो अनरियलाइज्ड लॉसेस हैं उनको रिकॉर्ड कर लो, लेकिन अनरियलाइज्ड गेन्स को रिकॉर्ड नहीं करो। हाँ, ये गेन मैं तब रिकॉर्ड करूंगा जब मैं एसेट को सेल करूंगा, अदरवाइज इट्स एन ऑप्शन। रिवैल्यूएशन की बात होती है IAS 30 और IAS 16 में, वो इसके बाद हम देखेंगे। तो ये एक ऑप्शन है, बट IAS 16 कुछ और कहता है, हम उसको वहां भी देखेंगे। और रिवैल्यूएशन लॉस जो होता है इज अज्यूम्ड लॉस। अज्यूम्ड लॉस मतलब क्या आपने एसेट को ना सेल किया होता है, ना उसमें कुछ हुआ होता है, तो वो एक अज्यूम्ड लॉस होता है। वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक्सचेंज होता है। डेप्रिसिएशन बढ़ा दी, रिवैल्यूएशन रिजर्व मेंटेन कर लिया, उसमें से माइनस कर लिया। ठीक है, वो इस तरीके की चीजें फॉलो करता है। आई गेस यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब आते हैं IAS 16 यानी रिवैल्यूएशन पे। एसेट को रिवैल्यू करना, IAS 16 कहता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन करंट एसेट शुड बी एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है? वो प्राइस जब आप एसेट को बेच के वो पैसे रिसीव कर सकते हो। सही है। तो रिवैल्यूएशन करने के दो मेथड है। एक ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड होता है और एक नेट रिप्लेसमेंट मेथड होता है। तो सिंपली हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। मार्केट वैल्यू 9,000, कॉस्ट 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000, नेट बुक वैल्यू 6,000 एंड प्रेजेंट वैल्यू इज 7,000। तो पहला हम मेथड फॉलो करेंगे बाय फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड हमारा क्या है? ग्रॉस रिप्लेसमेंट मॉडल। ग्रॉस रिप्लेसमेंट मॉडल में आप पहले क्या करते हो? मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो निकालते हो, वैल्यू फैक्टर निकालते हो, वैल्यू फैक्टर निकालते हो। मार्केट वैल्यू कितना है? 9,000। और बुक वैल्यू कितना है? बुक वैल्यू कितना है आपका? 6,000। तो इससे आप एक फैक्टर निकालते हो विच इज 1.5। सही है। तो अब ये जो 1.5 का फैक्टर है ना, आप एसेट की कॉस्ट पे भी लगाते हो, आप एसेट की डेप्रिसिएशन पे भी लगाते हो। ठीक है, इसको हम करके देखते हैं। ओरिजिनल ओरिजिनल कॉस्ट डेप्रिसिएशन। सही है। ओरिजिनल कॉस्ट डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू। सही, ओरिजिनल कॉस्ट थी इसकी 10,000। ये ऊपर के मैंने 10,000 थी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,000 थी। तो नेट बुक वैल्यू क्या आ गई? 6,000। सही है। तो इसने हमें क्या बोला कि उसकी मार्केट वैल्यू 9,000 रुपये की है। 9,000 रुपये की है, तो इस पे हमें फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा 1.5 का। 1.5 का, तो हमारी कॉस्ट हो जाएगी 15,000, और ये हो जाएगा 6,000 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और हमारा ये आपका मार्केट वैल्यू आ जाएगी 9,000। इसमें हमने क्या किया? मार्केट वैल्यू को इक्वल किया बुक वैल्यू के। सही है। फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया? मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू के इक्वल कर दिया। मार्केट वैल्यू को बुक वैल्यू के इक्वल कैसे किया? सबसे पहले हमने मार्केट टू बुक वैल्यू का फैक्टर निकाला, जिससे उस फैक्टर को हमने कॉस्ट और डेप्रिसिएशन पे अप्लाई कर दिया। फिर जो उसका आंसर है उससे हमने मार्केट वैल्यू निकाल दी, यानी इसको और इसको इक्वल कर दिया। इसको
और इसको हमने इक्वल कर दिया, मतलब जो न्यू बुक वैल्यू है और जो न्यू मार्केट वैल्यू है वो दोनों सेम हो गए। ठीक है, ये था फर्स्ट मेथड जिसको हम कहते हैं ग्रॉस रिप्लेसमेंट मॉडल। ठीक है, अब दूसरा मेथड आता है नेट रिप्लेसमेंट मॉडल, उसको हम पढ़ लेते हैं। नेट रिप्लेसमेंट, नेट रिप्लेसमेंट मॉडल। ठीक है, तो इसमें हमारी नेट बुक वैल्यू कितनी है? 6000। सही है, नेट बुक वैल्यू कितनी है? इसमें हमारी नेट बुक वैल्यू है 6000, और मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू कितनी है? 9000। ठीक है, मार्केट वैल्यू कितनी है? 9000, और ओरिजिनल कॉस्ट इसकी आई गेस अब 15000 होगी। कॉस्ट इसकी 15000 होगी। सही है, तो इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? यानी हमारी जो मार्केट वैल्यू है नेट बुक वैल्यू से जो इंक्रीज करी है वो 3000 से करी है। यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व हमारा इंक्रीज करा है 3000 से, और नेट बुक वैल्यू यानी एसेट इंक्रीज कर रहा है वो भी 3000 से। तो इसको हम गेन ऑन रिवैल्यूएशन भी कहते हैं, जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में 3000 हमारा जाएगा। ठीक है, इसका जो हमारे सर ने तरीका बताया था वो भी इसका लाइक सिंपल है, उसका भी हम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो इसका फैक्टर कैसे निकलता है? इसका फैक्टर निकलता है आपका, इसका फैक्टर ऐसे निकलता है फ्यूचर वैल्यू माइनस नेट बुक वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी है, जिसको मैं मार्केट वैल्यू बोलता हूँ, वो है 9000, और नेट बुक वैल्यू कितनी है? 6000। तो डिफरेंस कितने का है? 3000 का। तो इसको सर ने हमें ऐसे दिखाया था कि वो मैं लाइक मेरी कॉस्ट है 10000, इसमें मैं 3000 ऐड कर दूंगा, मेरी नई कॉस्ट हो जाएगी 13000। ठीक है, और मेरी डेप्रिसिएशन कितनी थी? डेप्रिसिएशन मेरी थी 4000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। डेप्रिसिएशन मेरी थी 4000, तो उसको मैं 4000 से माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा अगेन सेम हो गया। ये मेरा आ गया प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू नेट बुक वैल्यू। तो इसमें रिवैल्यूएशन ऐसे ही करते हैं, यानी हमें अपने एसेट को जो रिकॉर्ड करना होता है वो फेयर वैल्यू पे करना होता है। फेयर वैल्यू क्या होती है? द प्राइस वुड बी रिसीव एट द सेल। सही है। इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस को हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे वो हम देख लेते हैं। भाई प्रेजेंट वैल्यू है इसकी 4000, मार्केट में ये बिक कितने का रहा है? 5000। तो लॉस रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करते हैं। तो हम पहला स्टेप क्या था? रिकवरेबल, रिकवरेबल अमाउंट निकालते थे। क्या निकालते थे? रिकवरेबल अमाउंट निकालते थे। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब क्या था? मैक्सिमम बेनिफिट इन रिसीव एंड विच एवर इज द हाइएस्ट, क्या वो मार्केट वैल्यू हो या वो प्रेजेंट वैल्यू हो। तो हमारी रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 5000। सेकंड स्टेप क्या होता था कि आप रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करते थे नेट बुक वैल्यू से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? नेट बुक वैल्यू इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट, यानी 1000 रुपये का डिफरेंस है, यानी लॉस ऑफ 1000। क्या है? लॉस ऑफ 1000। अब लॉस ऑफ 1000 इसको हम रिकॉर्ड कैसे करेंगे? हमने थोड़ी देर पहले एक नया रेशियो भी पढ़ा था, मार्केट टू बुक वैल्यू। मार्केट टू बुक वैल्यू
रेशो, वो क्या था, मार्केट वैल्यू क्या है 5,000, बुक वैल्यू क्या है 6,000। तो इससे आ रहा है 0.83। ये मेरा फैक्टर आ गया। इस फैक्टर को अब मैं कहाँ पे अप्लाई करूंगा, कॉस्ट, कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्थ एंड नेट बुक वैल्यू। कॉस्ट कितनी थी, 10,000 थी। नेट बुक वैल्यू कितनी थी सर, 4,000 थी। सॉरी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 4,000, नेट बुक वैल्यू थी 6,000। अब इस पे मैं फैक्टर अप्लाई करूंगा 0.83, 0.83। तो ये हो जाएगा 8,033। सही है। और ये हो जाएगा 3,333। तो अब नई नेट बुक वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, या फेयर वैल्यू क्या आ जाएगी, 5,000। सही है। अब हमने क्या किया, नेट बुक वैल्यू को इक्वल कर दिया फेयर वैल्यू से, या फ्यूचर या प्रेजेंट वैल्यू से। सही है, नेट बुक वैल्यू इक्वल हो गई प्रेजेंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू से, जो हमारी जिस एसेट को हम सेल करके जितने अमाउंट कमाएंगे वो हमने उसको इक्वल कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, इसको डबल एंट्री में कैसे लिखेंगे। ठीक है, डबल एंट्री में क्या हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, एक तो सीधा सीधा नजर आ रहा है 1,000 रुपये का लॉस हो गया भाई, एक्सपेंस बढ़ जाए, एक्सपेंस बढ़ जाएगा। और कुछ चेंजेस हुई है, बिल्कुल हुई है। क्या हुई है, मतलब एसेट की वैल्यू में कितने का डिफरेंस आ रहा है, एसेट की वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है 1667। यानी एसेट कम हो रहा है। एसेट था 10,000 रुपये का, अब कितने का हो गया, 8,333 का हो गया। अब भी देखो, अभी हम डिफरेंस करेंगे तो अभी हम क्या, मतलब हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज कर जाएगी, विच इज 667। इसको रिकॉर्ड हम किस तरीके से करेंगे, भाई 1,000 रुपये का लॉस था, 1,000 का लॉस, डेप्रिसिएशन कितने की थी, 667, 667। और एसेट की वैल्यू कितने से कम हुई, 1667। डबल एंट्री बैलेंस हो गई, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन लॉस। ये रिवैल्यूएशन लॉस को हमने ऐसे रिकॉर्ड किया। ठीक है। और डायरेक्ट भी रिकॉर्ड कर सकते थे कि आपकी जो नेट बुक वैल्यू है, या यही फैक्टर आप उसकी लॉस कितने का हो रहा है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, 1,000 रुपये का लॉस हो रहा है, तो आप उसकी कॉस्ट में से फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू में से माइनस करोगे तो 1,000 रुपये का लॉस आएगा। तो 11,000 में से 4,000 माइनस करोगे, हाँ ऐसे ही होगा। यानी 9,000 उसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो अब ये आपके पास आ जाएगा 5,000। ये वाला कॉस्ट और नेट, नेट वाला मेथड है, इसका नाम क्या था, नेट रिप्लेसमेंट मॉडल। ठीक है, डेप्रिसिएशन एज इट इज आ गई, फेयर वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, तो डिफरेंस आ गया 1,000 का। और इस 1,000 को हम माइनस कर देंगे, नेगेटिव आया ना, तो कॉस्ट में से 10,000 माइनस 1,000, तो इससे हमारे पास 9,000। तो मतलब ये वर्किंग आप समझ गया होगा। ये वाला जो दूसरा मैंने किया वो कॉस्ट मॉडल है, और जो ऊपर वाला था वो ग्रॉस रिप्लेसमेंट मॉडल है, या मेथड है। ठीक है।